हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कूलाम का नियम। तुमने पढ़ा है कि सजातीय आवेश जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सजातीय आवेश सजातीय आवेश कौन से होते हैं? जो एक जैसे हैं, दोनों धन के हैं या दोनों ऋण के हैं, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। और जो विजातीय होते हैं या विपरीत प्रकृति वाले आवेश होते हैं, विजातीय आवेश, इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण का होता है। अनेक प्रयोगों के द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण क्या होता है, इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। या वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वैद्युत बल को प्रभावित करते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में कूलाम ने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इन आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। हमने ये मान लिया कि दो स्थिर बिंदु आवेश वायु या निर्वात में रखे हैं, Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी r है, तब कूलाम के नियमानुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, या फिर F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां K क्या है? K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब इस K का जो मान है वो बल के मात्रक, आवेश के मात्रक और दूरी के मात्रक तीनों पर निर्भर करता है। यदि हम SI सिस्टम, SI पद्धति का प्रयोग करें जिसमें बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, आवेश का कूलाम, दूरी का क्या होता है? मीटर, तो इस K का मात्रक क्या होगा? K का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और यदि दोनों आवेश वायु में स्थित हैं तो इस K की वैल्यू 9 × 10⁻9 आती है। प्रयोगों के द्वारा K का मान कितना आता है? 9 × 10⁻9। यूनिट क्या हुई K की? F × r स्क्वायर, F × r स्क्वायर, F न्यूटन, R मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। Q1 Q2 नीचे आएगा तो Q1 Q2 कूलाम का स्क्वायर। ये K की वैल्यू है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सुविधा के लिए K के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तब F कितना होगा? तब F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे एक और नया टर्म आ गया। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को
निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। यहां आवेशों के बीच माध्यम क्या है? वायु या निर्वात। और यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम रखा हो, अन्य माध्यम जैसे जल, मोम, कागज, अभ्रक, कोई भी परावैद्युत माध्यम भरा हो, वायु या निर्वात के स्थान पर आवेशों के बीच कोई भी परावैद्युत माध्यम जल, मोम, कागज, अभ्रक आदि उपस्थित हो, तो इन आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा? तब इन आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। जहां ये कैपिटल के क्या है? जहां कैपिटल के उस माध्यम का परावैद्युतांक है, कैपिटल के उस माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक है, या इसी का दूसरा नाम या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो यहां से एक तो ये स्पष्ट हो गया कि यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम है तो वैद्युत बल का मान घट जाता है। और कितना हो जाता है? घटने के बाद 1/k टाइम्स हो जाता है, 1/k गुना हो जाता है। जैसे जल के लिए k का मान 80 होता है, जल के लिए k का मान 80 होता है। यदि Q1 Q2 निर्वात में या वायु में रखे हैं और इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर हम जल में रख दें, तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/80 गुना हो जाएगा। ये क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। तुमने पढ़ा है वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? चालक, अचालक और अर्धचालक। वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है: चालक, अचालक और तीसरे अर्धचालक। चालक, कंडक्टर। चालक कौन से होते हैं? ये तुम जानते हो कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु के केंद्र में समस्त धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि प्रोटॉनों का कुल धनावेश इलेक्ट्रॉनों के कुल ऋणावेश के इक्वल होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षाओं में होते हैं, ये नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से हटाया जा सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन हटकर पदार्थ की परिसीमा में अनियमित गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम चालक इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चालक इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह हट जाता है यहां से, और जब यह हट जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन पदार्थ में अनियमित गति करता रहता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम चालक इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
किसी भी पदार्थ की वैद्युत चालकता इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है और इनमें वैद्युत चालन या वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। दूसरे पदार्थ होते हैं अचालक, या इन्हीं का दूसरा नाम है वैद्युत रोधी, इंसुलेटर्स। अचालक कौन से होते हैं? जिनमें इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन कुछ अचालक पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब इनको हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनके परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं, इनके परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं। और जब परमाणु ध्रुवित हो जाता है तो इसके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाते हैं। मान लो ये परमाणु है तो इसके पृष्ठों पर यह आवेश प्रेरित हो जाता है, और आवेश प्रेरित हो जाता है, ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत कहते हैं। तो परावैद्युत क्या है? वे अचालक पदार्थ हैं जो वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं, उनके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाता है और वो वैद्युत प्रभाव को बिना वैद्युत चालन के संचरित कर देते हैं। तो अच्छा, परावैद्युत क्या है? ये भी अचालक पदार्थ होते हैं। परावैद्युत जैसे जल है, मोम है, कागज है, अभ्रक है। और तीसरे पदार्थ होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? इनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम होती है और अचालकों से अधिक होती है, जैसे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम। ये अर्धचालक हैं। वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3, चालक, अचालक और अर्धचालक। परावैद्युत कौन से होते हैं? परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। कौन से? कि जब इनको हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनके परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं, इनके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाता है, जिससे वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचरित हो जाता है। यहां एक नया टर्म आ गया कि माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है। माध्यम का परावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। अभी तुमने पढ़ा कि अगर बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं तब इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यदि इन्हीं आवेशों को निर्वात या वायु के अतिरिक्त किसी अन्य परावैद्युत माध्यम में रख दें, जैसे जल में रख दें, कांच में रख दें, तब इनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R²। परावैद्युत माध्यम में रख देने पर आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाता है, 1/K टाइम्स हो जाता है। इन दोनों को हम डिवाइड कर लें, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लें, तब FA/FM कितना आया? डिवाइड करें तो K आ गया। FA जब आवेश
निर्वात या वायु में रखे हैं तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल है। और Fm क्या है? जब वही आवेश, उसी परिमाण के आवेश उतनी ही दूरी पर उस माध्यम में रखे हैं तब उनके बीच लगने वाला बल है। और दोनों का रेशो किसके बराबर आ गया? K के बराबर आ गया, माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर आ गया। तो यहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात या वायु में कुछ दूरी पर रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर उस माध्यम में रखने पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है। इस समीकरण 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Fm इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यदि हम सेकंड और थर्ड का कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन क्या है यहां पर? ये एप्सिलॉन उस माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन को उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। यहां से एक और नया रिलेशन आ गया कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू के, और इसी को हम एप्सिलॉन आर, के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, या एप्सिलॉन आर इसका दूसरा नाम आपेक्षिक विद्युतशीलता। रिलेटिव परमिटिविटी। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अभी आपने पढ़ा कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से निर्वात या वायु में r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इस निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होगा और मात्रक क्या होगा? तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और मान निकालना है हमें। ये जो कांस्टेंट है, अभी तुमने पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर होती है। एप्सिलॉन नॉट का मान हमें निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9 × 10⁹ यहां नीचे आ रहा है कूलाम्ब स्क्वायर, तो यह हो गया कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 8.855 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। या हम इसे 8.86 इंटू 10⁻⁻12, न्यूमेरिकल में थोड़ा सा दो प्लेस तक रखने पर आसान हो जाते हैं, कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या है? कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? मात्रक है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एम के ऐसे पद्धति में कूलम्ब किसका मात्रक है? आवेश का, आवेश Q, और Q बराबर होता है IT, यानी एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। न्यूटन बल का मात्रक है और बल होता है MA, यानी किलोग्राम मीटर सेकंड -2, विमा MLT -2 और इनटू मीटर स्क्वायर। किलोग्राम पावर -1 हो गई, मीटर 2 और 1 3 पावर हो गई, नीचे ऊपर जाकर -3, सेकंड नीचे -2 है तो सेकंड की पावर कितनी हो गई? 4, और एम्पियर स्क्वायर। रटने की आवश्यकता नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी? किलोग्राम को M, मीटर L, सेकंड कैपिटल T, एम्पियर A। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा M -1 L -3 T⁴ A² होती है।